नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मानकर मैं चल रहा हूँ कि आप इकोनॉमिक्स यहाँ पढ़ने आए हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स की क्लास है। आप या तो 11th या 12th में हैं, या तो आपको इकोनॉमिक्स पसंद है, या बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एमए एमकॉम कर रहे हैं और आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, या फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पे आए होंगे आप। ये पाँचवीं जो क्लास है वो हम लेने वाले हैं। एक्चुअली ये 5वां चैप्टर है क्योंकि पिछले 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। मतलब कंप्लीट हमने कर दिया है। और ये सीरीज़ चल रही है व्यष्टि अर्थशास्त्र की, जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। आप जानते हैं, कई सारे वीडियो में हमने बताया है आपको, ठीक है। और ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, इसकी हम जान नहीं छोड़ेंगे, लगातार इसको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको व्यापक अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, उसकी भी क्लासेस लगाएंगे। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस है, ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, ठीक है। बहुत सारी इकोनॉमिक्स के आप जानते हैं बहुत सारी बुक्स हैं, उन सबको कवर करेंगे। तो इस वीडियो में जो हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, ये 5वां चैप्टर है, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है। पिछली वीडियो में हमने आर्थिक नियमों की प्रकृति देखी थी, क्या होते हैं, उस पर मार्शल के विचार क्या हैं, और साथ ही साथ प्रोफेसर रॉबिन्स के क्या विचार हैं। बहुत तगड़े विचार उन्होंने दिया, जो उन्होंने साबित कर दिया कि जो प्राकृतिक विज्ञान है कभी कभी वो भी फेल हो जाता है, ठीक है। वो वीडियो आप देख सकते हैं, 3 क्लासेस आई थिंक उसकी लगी हैं, आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचर ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपसे थोड़ा सा एक हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी कि इकोनॉमिक्स को आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़ा करिए, क्योंकि आगे चल के अगर आपको इकोनॉमिक्स पसंद है, कुछ भी बनाने जाएंगे आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। हाँ, ये चीज़ है, हम लोग का बैकग्राउंड हिंदी है तो हिंदी के साथ में इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर समझ में इकोनॉमिक्स आती है ना, आप लॉजिकल थिंकिंग वाले हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप हिंदी में समझिए, इंग्लिश में अपने आप समझ में आ जाएगा आपको इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्लास शुरू करते हैं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर लिखा है सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र की प्रकृति, यानी माइक्रो और मैक्रो दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास में हम माइक्रो यानी जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, इसकी 2 क्लासेस लेंगे। आज हम 3 चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इनकी शाखाएं क्या हैं, और इसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। 2 क्लासेस सॉरी इसकी चलेंगे। उसके बाद जो अगली वीडियो इसी पे आएगी सूक्ष्म अर्थशास्त्र पर, उस पर हम बात करेंगे इसकी आवश्यकता क्या है और इसकी सीमाएं क्या है। उसके बाद हम व्यापक अर्थशास्त्र पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि आधुनिक अर्थशास्त्री आर्थिक पहलुओं का अध्ययन प्रायः 2 शीर्षकों में करते हैं। आप जानते हैं, पहला सूक्ष्म विश्लेषण, जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस बोला जाता है, और दूसरा है व्यापक विश्लेषण, जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स विश्लेषण एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र शुरू करते हैं, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट पड़ा हुआ है। आपको ये बातें क्लियर करते चल रहे हैं, और बहुत जल्दी में आप प्लीज़ मत रहिए, आसानी से समझिए, तो मज़ा भी आएगी, क्लास भी अच्छी होगी और समझेंगे भी अच्छे से। डीप में मैं समझाने वाला हूँ, एक भी पॉइंट नहीं छूटने वाला है, ध्यान रखना। सबसे पहले देखिए, माइक्रो जो शब्द है वो ग्रीक एक शब्द है जिसको बोलते हैं माइक्रोस। यहाँ पर सी लगा होगा, या सी लगा हुआ है, यहाँ पर के भी हो सकता है। आप के लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं के लिखना चाहता था लेकिन यहाँ पर सी हो गया, कोई बात नहीं। आप माइक्रोस भी MIKROS, ये ग्रीक शब्द है, यहाँ से लिया गया है, और इस शब्द का मतलब है लघु यानी कि स्मॉल। आप जानते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन करते हैं। अतः सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किसी विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट फर्म या फिर विशिष्ट उद्योग अथवा विशिष्ट मूल्य का यानी कि वैल्यू का अध्ययन किया जाता है, या प्राइस का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में, ये वाली डेफिनेशन आप देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि यह व्यक्तिगत इकाइयों, जैसे कि एक फर्म हो गया, ठीक है, एक उद्योग हो गया, एक इंडस्ट्री हो गई, किसी एक वस्तु के मूल्य के अध्ययन से संबंधित होता है। इसीलिए इसको कीमत सिद्धांत यानी प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। तो अगर कोई बोलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है, तो बोल देना हाँ, प्राइस थ्योरी यानी कि कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। और अगर कोई पूछे कीमत सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं, तो बोल देना सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अगली हम देखते हैं, अगला है, अब परिभाषा देख लेते हैं इसकी, आखिर परिभाषा क्या है, ठीक है। तो अभी ध्यान रखिएगा, मैं सूक्ष्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक अर्थशास्त्री वे प्रोफेसर बोल्डिंग बहुत अच्छी परिभाषा दी, समझ जाइएगा, बहुत इजी है, ठीक है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र विशिष्ट आर्थिक घटनाओं तथा उनकी पारस्परिक प्रक्रिया का अध्ययन है, तथा इसमें विशिष्ट मतलब जो इंडिविजुअल होता है, मात्राएं एवं उनका निर्धारण भी सम्मिलित होता है, ये परिभाषा है,
ठीक है। अब देखते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, वो क्या हैं, उसके विषय में हम जान लेते हैं। तो इसकी आप जानते हैं, क्योंकि सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है इसमें, तो जो सूक्ष्म बेस्ड हमारे सिद्धांत होते हैं उसी का अध्ययन हम इसमें करते हैं। जैसे उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत, जो वस्तु का अगर किसी भी वस्तु का आप कीमत निकाल रहे हैं तो उसको बोलेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसका निर्धारण, इसका अध्ययन हम सूक्ष्म यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। अब इसमें 2-3 सिद्धांत आते हैं, जैसे कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी इसको बोलते हैं, ठीक है, और उत्पादन के सिद्धांत और लागत का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा कौन सा अध्ययन करते हैं, जो दूसरा इसका ब्रांच है वो है साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत, जिसके अंदर आपका मजदूरी सिद्धांत आ जाता है, लगान का सिद्धांत आ जाता है, ब्याज का सिद्धांत और लाभ का सिद्धांत। आप ऐसे लिखिएगा, क्लियर लिखिएगा, नीट एंड क्लीन लिखिएगा। मैं आपको वादा करता हूं आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर 100 का पेपर हो रहा है ना, चाहे ये थियोरिटिकल ही क्यों ना हो, आपको तब भी 85-90 नंबर कहीं नहीं गया आप इस हिसाब में, क्योंकि मैं लाया हूं, मैं जानता हूं, ठीक है। हालांकि मेरे राइटिंग की वजह से थोड़ा सा नंबर कट गए थे और थोड़ा नहीं लिख पाए थे, तो मेरे नंबर कटे थे। लेकिन आप थोड़ा सा वही चीज़ जो गलती मुझसे हुई ना, वो आपसे ना हो, उस पर थोड़ा सा फोकस करो, मार्क्स आपके बहुत अच्छे आएंगे। और इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे साइंस वगैरह होता है ना, मैथमेटिक्स होता है, वैसे ही कुछ कुछ इकोनॉमिक्स है सोशल साइंस में, ठीक है। इससे दिमाग आपकी लॉजिकल थिंकिंग बड़ी अच्छी होती है इसको सोचने से, इसलिए मुझे शायद पसंद भी आया, ठीक है। अब देखिए, तीसरा है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। तो जितने भी आर्थिक कल्याण के सिद्धांत होते हैं इसी में अध्ययन किया जाता है। पॉलिसी कैसे बनानी है, आर्थिक कल्याण, आर्थिक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट, या फिर आप कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो जो उससे रिलेटेड जो सिद्धांत होते हैं, थियरीज दी जाती हैं, वो इसी में अध्ययन की जाती हैं। एक प्रोफेसर हुआ, मतलब एक अर्थशास्त्री हुआ जिसका नाम हुआ प्रोफेसर शुल्च। उसने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या होता है, कीमत सिद्धांत होता है। और अभी हमने बात की कि कीमत सिद्धांत को ही माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर हर जगह सिद्धांत आ रहा है, यानी कि कीमत का सिद्धांत, हर जगह कीमत आप निकाल रहे हैं, इसकी आखिर कीमत क्या है, इसकी कीमत क्या है, ठीक है। इसी का अध्ययन करते हैं, इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र की ये ब्रांचेस हो गई, ठीक है। अब आगे एक और स्लाइड इसके विषय में देखते हैं। इसमें हम देखेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र के प्रकार क्या हैं। ध्यान रखिएगा, वो ब्रांचेस थी, ये प्रकार हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के 3 प्रकार हम अध्ययन करते हैं। पहला सूक्ष्म स्थैतिक, आखिर ये क्या है, सूक्ष्म इकोनॉमिक्स आप जानते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स किस में अध्ययन करते हैं, इंडिविजुअल का। स्थैतिक का मतलब होता है रुका हुआ, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जब हम ऐसी इक्विलिब्रियम का यानी कि ऐसा साम्य का अध्ययन करते हैं जो रुका हुआ होता है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता हो, तो उसको सूक्ष्म स्थैतिक माइक्रोस्टैटिक्स बोला जाता है। जैसे हम आपको पढ़ के बताते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारी बुक सामने रखी हुई है, थोड़ा बहुत हम देखते रहते हैं ताकि उससे आपको अच्छी तरीके से समझा जाए, ठीक है। सूक्ष्म स्थैतिकी विश्लेषण में किसी दी हुई समयावधि में संतुलन की विभिन्न सूक्ष्म मात्राओं, माइक्रो क्वांटिटीज, जो माइक्रो छोटी छोटी क्वांटिटीज हैं, उनके पारस्परिक संबंधों की व्याख्या की जाती है। क्योंकि आप जानते हैं, इसीलिए इसको कीमत सिद्धांत सूक्ष्म बोला जाता है। इस विश्लेषण में यह मान लिया जाता है कि संतुलन की स्थिति एक निश्चित समय बिंदु से संबंधित होती है। यही बात मैंने अभी आपको बताई कि इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिए कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी। कई सारे लोग आपने देखा होगा, पढ़े लिखे इतना होते हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल चलाते हैं, पढ़ाते भी हैं, और स्टैटिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। भाई स्टैटिक्स नहीं होता है, वो स्टैटिस्टिक्स होता है, उसका मतलब सांख्यिकी होता है। स्टैटिक का मतलब तो स्थैतिक हो गया, मतलब जो रुका हुआ है, जो रुका हुआ है, ठीक, उसको स्थैतिक बोलते हैं। तो भैया अगर आप भी गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसको सुधारिए। अगर कोई गलत प्रोनाउंस कर रहा है तो उसके आप उस आराम से उससे बोलिए कि भाई साहब या बहन जी, आप इसको गलत थोड़े से तरीके से बोल रहे हैं, इसको स्टैटिक नहीं बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होता है और इसको स्टैटिक बोलते हैं। इस स्टैटिक का मतलब होता है स्थैतिक। स्थैतिक मतलब रुका हुआ, जिसमें जल्दी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा है तुलनात्मक सूक्ष्म स्थैतिक। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक शब्द आया कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, तुलना, यानी कि ऐसा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप सर्च करेंगे मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा, आसानी से उसमें समझाया है। क्योंकि इक्विलिब्रियम कर्व ये सब बहुत बेसिक चीजें होती है इकोनॉमिक्स में, ये नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। समझ लीजिए इकोनॉमिक्स बहुत अधूरा हो जाएगा, काम ही नहीं चल पाएगा, ठीक है। तुलनात्मक मतलब तुलना करना। अभी इसमें क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ।
अब दो चीजें, एक सामने यहां बना, एक सामने यहां बना, जब इन दोनों का हम अध्ययन करेंगे, कंपैरेटिवली कंपैरिजन करेंगे कि भैया इसमें कितना परिवर्तन आया, इसमें कितना था, इसमें कितना परिवर्तन हो गया ना, जब ये कंपैरेटिव अध्ययन करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, तुलनात्मक सूक्ष्म स्थैतिक यानी कंपैरेटिव माइक्रोस्टैटिक्स इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तुलनात्मक सूक्ष्म, अब हम समझाते हैं आपको, उदाहरण देखिए, उदाहरण देकर हम समझाते हैं। मांग और पूर्ति के संतुलन के परिणाम स्वरूप, आप जानते हैं मांग और पूर्ति का क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई का जहां पर बिंदु होता है वहीं पर वस्तु की कीमत निर्धारित हो जाती है। तो मांग और पूर्ति के संतुलन के परिणाम स्वरूप बाजार में किसी वस्तु की कीमत 15 रुपए तय होती है। ठीक है, सामने हुआ, मांग आई, पूर्ति हुई, अच्छा ये सब हो रहा है, मांगने वाले जा रहे हैं, मांग यहाँ पर मांगने वाले का मतलब ये नहीं है कि मंगा जा रहे हैं, मांगने जा रहे हैं, नहीं वो नहीं, बाजार में खरीदने जा रहे हैं उसको मांग बोल रहे हैं। ठीक है, डिमांड बोल रहे हैं। और पूर्ति मतलब जो बेचने वाला है, सेलर बायर दोनों आपस में इकट्ठा होते हैं, भैया भाव ताव करते हैं, भैया इसको मैं 25 रुपये में बेचूंगा, वो कहता है भैया नहीं हम 10 रुपये में खरीदेंगे। अब फिर बेचने वाला बोलता है भैया भैया हम इसको चलो 15 में बेचते हैं, तो बायर कहता है चलो ठीक 15 रुपये, 15 रुपये निर्धारित हुआ। अब किन्हीं कारणों से मांग व पूर्ति का पुराना संतुलन टूट गया और नए संतुलन से वस्तु की कीमत 10 रुपये तक हो गई, पहले 15 थी अब 10 हो गई। सूक्ष्म स्थैतिकी विश्लेषण इन दोनों की आपस में तुलना तो करता है, परंतु यह नहीं बताता है कि नया संतुलन नया जो संतुलन है किस क्रिया से स्थापित हुआ है। इस प्रकार सूक्ष्म स्थैतिकी विश्लेषण में केवल दो स्थिर चित्रों की तुलना की जाती है, यानी दोनों में जो तुलना हम करेंगे इसी की बात हम तुलनात्मक सूक्ष्म स्थैतिकी में करेंगे, कंपैरेटिव माइक्रोस्टैटिक्स इकोनॉमिक्स में करते हैं। लास्ट आता है सूक्ष्म प्रावेगिक। प्रावेगिक का मतलब होता है जो बदल जाना, चेंज हो जाना, डायनेमिक होना। यहाँ पर डायनेमिक लिखा हुआ है, डायनेमिक्स का मतलब ही होता है चेंज होते रहना। जैसे साइंस, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, स्टैटिक है डायनेमिक है, मुझे बताइए। डायनेमिक है वो बदलती रहती है, कितनी नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, हर महीने नई टेक्नोलॉजी आती है। टीवी देखिए, टेलीविजन देखिए, पहले टीवी क्या कर सकते हैं, आज एलसीडी एलईडी करते हैं, अब न जाने अब कल क्या करेंगे, पता चले हवा मोबाइल चलाने लगे, है ना। तो ऐसा हो सकता है। इसका अध्ययन हम जो करते हैं इसको बोलते हैं माइक्रो डायनेमिक्स। इस विश्लेषण के माध्यम से हम पुराने संतुलन से नए संतुलन की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, एक संतुलन बिगड़ा अगले संतुलन पे आ गए। ठीक है, अब क्या होगा, यह विश्लेषण पुराने और नए संतुलन के संक्रमण काल को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति के संतुलन का परिणाम होती है। आप जानते हैं किसी वस्तु की कीमत, जो कीमत तय हुई है वो मांग यानी डिमांड और सप्लाई यानी कि पूर्ति के संतुलन का परिणाम होती है। जहां पर डिमांड और सप्लाई संतुलन में होते हैं वहीं पर किसी वस्तु की कीमत हो जाती है, तय हो जाती है। अब मान लीजिए कि बाजार में उस वस्तु की मांग घट जाती है। ठीक है, मांग घट गई, मांग घट जाने से बाजार में मांग पूर्ति का संतुलन टूट जाएगा, वो स्थान नहीं रहेगा जहां पे सामने बना है। ठीक है, क्योंकि वस्तु की मांग घट गई। एक संभावना यह भी है कि वस्तु की कम कीमत पर नया संतुलन स्थापित होने से पूर्व असंतुलनों की एक श्रृंखला उत्पन्न हो जाए। इसका मतलब ये कह रहा है कि एक संतुलन बना, लेकिन कुछ कारणवश हुआ क्या, बार बार संतुलन बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, एक नया संतुलन जाके एक जगह पे स्थापित हो गया, तो हम बोलेंगे अच्छा हुआ भैया, अब यहां पर संतुलन स्थापित हो गया। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं, यहां पर देखिए क्रॉस हो रहा है, यहां पर पहले संतुलन बना। ठीक है, लेकिन अब देखिए बार बार संतुलन बिगड़ा, एक बार यहां बना, फिर उसके बाद एक बार यहां बना, फिर यहां पर बन रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि यहां पर अब इसके आस ही पास यहां यही बन रहा है, बार बार यही बन रहा है। तो इसको हम बोलेंगे डायनेमिक माइक्रो डायनेमिक्स इकोनॉमिक्स बोलेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर नया संतुलन बन रहा है, यहाँ की बजाय अब यहाँ पर संतुलन बनने लगा है। इसी को बोलते हैं, इसका जिसमें अध्ययन करते हैं उसको माइक्रो डायनेमिक्स इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषताएं देखते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने के लिए आ सकता है कि भैया जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है उसकी विशेषताएं। तो बताओ, सबसे पहला व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, सबसे पहला एग्जाम्पल है इसकी। आप समझिए, विशेषताएं आपको ढूंढना है ना, परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा में ही आपको विशेषताएं आपको मिल जाएंगी, 4-5 विशेषताएं मिल जाएगी। क्योंकि अभी हमने कहा आपको, परिभाषा में देखा था कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। पहला इसका आ गया कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आय हो गई, पर्सनल इनकम हो गई, व्यक्तिगत उत्पादन पर्सनल प्रोडक्शन हो गया, और व्यक्तिगत उपभोग पर्सनल कंजम्पशन की व्याख्या में सहायता करता है। इसका संबंध समूहों या व्यापारिक स्थितियों से नहीं होता है। इसका मतलब बहुत सारे व्यक्तियों को सम्मिलित नहीं किया जाता, केवल एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति का उत्पादन या एक फर्म का उत्पादन, एक व्यक्ति का जो उपभोग है उसका यह अध्ययन इसमें करते हैं। दूसरा क्या है, छोटे छोटे चरों यानी वेरिएबल्स का अध्ययन किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है। इन चरों का प्रभाव
इतना कम होता है कि इनके परिवर्तनों का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात हम पहले बता चुके हैं आपको। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक इंडिविजुअल का आप समझिए ना, हमारे वहाँ मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट जो काम कर रहे हैं वो 50 करोड़ हैं। 50 करोड़ में यार आप मुझे बताइए, एक आदमी काम करना बंद कर जाएगा, कितना फर्क पड़ जाएगा? 50,000 का, 10,000 का, तो उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यही यहाँ पर कह रहा है। लेकिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर ही तो बड़ी इकाई बनी है। आखिर 10 रुपये कैसे बना? एक एक रुपया बना होगा ना, तभी तो एक एक रुपया मिलकर ही तो 10 रुपये बना। अब समझिए 50 करोड़ में 10 लाख काम ना करें तब तो बहुत फर्क पड़ने वाला है, 5 करोड़ काम ना करें तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें बोल रहा है कि ज़्यादा छोटे छोटे वेरिएबल्स का अध्ययन किया जाता है, इसलिए अगर वो कुछ दिक्कत भी होती है, वो नहीं भी काम करते हैं, तो उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है अर्थव्यवस्था पर। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता का उपभोग व एक उत्पादक का उत्पादन संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सकता है, यही बात बोली गई है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, ये आप जानते हैं, अभी हमने देखा था। इसमें मांग और पूर्ति के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण किए जाते हैं, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण किए जाते हैं। इस संदर्भ में हम मांग एवं पूर्ति की घटनाओं का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बार बार वही कर्व बनाते हैं, ऐसे लाइन खींचा, उसके बाद मांग और पूर्ति, ये डिमांड हो गया, ये सप्लाई हो गया, डिमांड सप्लाई, जहाँ पे कर्व यहाँ पर साम्य हो रहा है, यहीं पे प्राइस डिटरमाइन हो गया, है ना, यही चीज़ हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। इसी की दूसरी वीडियो भी देखेंगे, दूसरा पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम व्यापक अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।